तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक और उस टॉपिक का नाम है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जैन टेलर इफेक्ट, या हम इसको जैन टेलर डिस्टॉर्शन या हम इसे टेट्रागोनल डिस्टॉर्शन भी बोल सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो उसके बाद ये डिस्टॉर्शन हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये डिस्टॉर्शन जो हम आज डिस्कस करेंगे वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। जो डिस्टॉर्शन शब्द से क्या मतलब है, देखिए सबसे पहले तो यही। तो एक होती है रेगुलर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। रेगुलर में मतलब हमें कोई शेप जो है जो ऑक्टाहेड्रल है तो हमें ऑक्टाहेड्रल ही देखने को मिलेगी। अगर हम वर्ड कह रहे हैं कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में हमें डिस्टॉर्शन देखने को मिल रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की शेप बिगड़ी हुई देखने को मिलेगी, यानी उसका विकृत रूप हमें देखने को मिलेगा। अगर हम शुद्ध हिंदी में बात करें तो डिस्टॉर्शन का मतलब है शेप का बिगड़ जाना। तो जो वो ऑक्टाहेड्रल, ये ज्योमेट्री का बिगड़ जाना, तो जो हमें यहाँ ऑक्टाहेड्रल शेप मिल रही थी, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री जो मिल रही थी, वो हमें बिगड़ी हुई मिलेगी। वही हम इसमें डिस्कस करेंगे कि आखिर वो डिस्टॉर्शन होता क्यों है। तो सबसे पहले तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आप सभी लोगों को पता है, हम लोग इतने टाइम से कोऑर्डिनेशन पढ़ ही रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, 6 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्सेस हो जाते हैं, ठीक है। 6 कोऑर्डिनेटेड मतलब इसमें 6 लीगेंड्स होंगे, और वो 6 लीगेंड्स इन विच ऑल द लीगेंड्स आर एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मेटल आयन आर सेड टू बी रेगुलर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो जब भी देखिए ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हम कैसे ड्रॉ करना चाहें, अगर मैं यहाँ आपको दिखाऊं, ये हम दिखा सकते हैं इस तरीके से। यहाँ बीच में सेंट्रल मेटल आयन हो गया, ठीक है, और ये हमारी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी। तो एक लीगेंड यहाँ है, एक लीगेंड यहाँ, ये लीगेंड है, ये लीगेंड यहाँ पर, यहाँ पर। तो जब ये सारे लीगेंड्स इस मेटल से सेम डिस्टेंस पर होंगे, तब हमें एक रेगुलर यानी बिल्कुल ठीक एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हमें देखने को मिलेगी। अब अगर हम इलेक्ट्रॉन्स के कंसर्न में अगर हम बात करना चाहें, तो वो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हमें कब मिलती है, तो अ कॉम्प्लेक्स विल बी रेगुलर ऑक्टाहेड्रल व्हेन द इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट इन T2g and Eg orbital is symmetric, that is both T2g and Eg orbitals are electronically non-degenerate। अब देखिए इसका क्या मतलब है, यानी कि अगर हम इलेक्ट्रॉन के कंसर्न में बात करें कि सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखकर या इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट देखकर हम कैसे बता सकते हैं कि वहाँ पर हमें रेगुलर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री मिलेगी, तो वो हम अभी देख लेते हैं। देखिए हम सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि इसमें T2g और Eg ऑर्बिटल में जो ये सिमेट्रिक वर्ड यूज किया, इसका क्या मतलब है, यानी इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट सिमेट्रिक कैसे हो सकता है। तो देखिए Eg ऑर्बिटल्स कौन से थे, जिसमें हमने 2 ऑर्बिटल्स यूज किए थे, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। तो ये मैंने बना दिया एक Eg ग्रुप, ठीक। अच्छा, और एक मैं बना दे रही हूँ यहाँ पर T2g ग्रुप। T2g में कौन से 3 ऑर्बिटल्स थे जो प्लानर ऑर्बिटल्स थे, ठीक है, dxy dyz एंड dzx। तो सबसे पहले Eg की बात कर लें, तो Eg में अगर सपोज Eg में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक, अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शो करना चाहें तो कैसे शो करेंगे, पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएगा, ठीक। या कोई कहे कि Eg में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो Eg में हम 4 इलेक्ट्रॉन्स को कैसे शो कर सकते हैं, थर्ड यहाँ पर शो कर देंगे और फोर्थ हम यहाँ पर शो कर देंगे, ठीक है। तो ये जो अरेंजमेंट हुआ ये एक सिमेट्रिक अरेंजमेंट है। कैसे, क्योंकि इस ऑर्बिटल में भी 2 ही इलेक्ट्रॉन है और दूसरे वाले ऑर्बिटल में भी 2 ही इलेक्ट्रॉन है। या जैसे हमने Eg2 का केस डिस्कस किया था कि इस पहले वाले में भी एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरे वाले में भी एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये जो होता है हमारा सिमेट्रिक अरेंजमेंट कहलाता है इलेक्ट्रॉन्स का, और इसी स्टेट को हम बोल देते हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिकली नॉन डीजेनरेट है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिकली नॉन डीजेनरेट का मतलब इन जो हम इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट दिखा रहे हैं, अब हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है इसको किसी और तरीके से दिखाने का, हमारे पास सिर्फ यही एक तरीका है जिससे हम इसको शो कर सकते हैं। तो ये स्टेट होती है हमारी इलेक्ट्रॉनिकली नॉन डीजेनरेट स्टेट। जैसे T2g सिमेट्रिक हम कैसे दिखा सकते हैं, अगर T2g 3 होंगे यानी T2g में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो हमने वो 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे दिखा दिए। देख रहे हैं आप, ये बिल्कुल सिमेट्रिक है, हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है। या T2g में हम 6 कर दें, T2g हमारे 6 दिखा देते हैं हम, ठीक। तो ये भी एक सिमेट्रिक अरेंजमेंट हुआ इलेक्ट्रॉन्स का, तो इसको भी हम इलेक्ट्रॉनिकली नॉन डीजेनरेट स्टेट बोलेंगे। तो जब भी किसी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में उसके Eg ऑर्बिटल में और T2g ऑर्बिटल्स अगर उसके सिमेट्रिक होते हैं, यानी उसमें सिमिलर जो हर ऑर्बिटल में
एक जैसे इलेक्ट्रॉन्स हो कि Eg में 2 हो या 4 हो, T2G में 3 हो या फिर 6 हो, तो ये सिमेट्रिक अरेंजमेंट होता है। तो अगर ऐसा अरेंजमेंट हमें दिख रहा है तब वहां पर कॉम्प्लेक्स हमें रेगुलर ऑक्टाहेड्रल, जो ऑक्टाहेड्रल होता है वैसा ही हमें दिखाई देगा। तब वहां पर कोई डिस्टॉर्शन नहीं होगा, उसकी कोई शेप नहीं बिगड़ेगी। ठीक है, क्यों ऐसा होता है? इट इज बिकॉज द फैक्ट दैट सिमेट्रिकली अरेंज्ड इलेक्ट्रॉन्स विल रिपेल ऑल द 6 लिगेंड्स इक्वली। ऐसा क्यों हमें देखने को मिलता है? क्योंकि ये जो भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स चाहे Eg में हो चाहे वो T2G में हो, क्योंकि हर ऑर्बिटल में सिमिलर टाइप के मतलब सिमिलर इलेक्ट्रॉन है। अगर सब में मैंने यहाँ T2G में दो दिखाए हुए हैं, या हम एक भी दिखा सकते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये सिमेट्रिकली अरेंज्ड हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स जो 6 लिगेंड्स हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में, उनको इक्वली रिपेल करेंगे। और जब वो इक्वली रिपेल कर रहे हैं तो इसलिए हमें एक सिमेट्रिक अरेंजमेंट, यानी हमें रेगुलर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री देखने को मिल रही है। लेकिन when either T2G और Eg, या तो T2G या Eg दोनों में से कोई भी अगर एसिमेट्रिकली फिल्ड हुआ, यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि either T2G और Eg ऑर्बिटल्स आर इलेक्ट्रॉनिकली डीजेनरेट, तब क्या होता है? द रेगुलर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री इज नॉट स्टेबल। तो उस कंडीशन में ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री स्टेबल नहीं रहती, और तब हमें वो डिस्टॉर्शन देखने को मिलता है, बट इट ट्रांसफॉर्म्स into a distorted octahedral geometry। यानी वो जो octahedral geometry हमें इस सिमेट्रिक अरेंजमेंट पर मिल रही थी, और अगर ये सिमेट्रिक अरेंजमेंट ना रहे, ये एसिमेट्रिक हो जाए, तब जो है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री जो है बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं रह पाती, और वो डिस्टॉर्टेड हो जाती है, और उस ज्योमेट्री को हम डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कह देते हैं, और इस प्रोसेस को हम डिस्टॉर्शन बोल दे रहे हैं। अब ये एसिमेट्रिक अरेंजमेंट से क्या मतलब है? देखिए, एसिमेट्रिक अरेंजमेंट कैसे हो सकता है? अगर मैं बात करूं Eg की भी, और या हम बात करें T2G की भी, तो वहां पर अगर मैं आपको दिखाऊं, देखिए एक मिनट, मैं जरा यहाँ से देखिए, हम अभी Eg की बात कर रहे थे, तो ये मैंने यहाँ पर फिर से Eg बना दिया। ठीक, अगर हम कह रहे हैं कि Eg एसिमेट्रिक है, तो इसका मतलब Eg में अब या तो हम एक इलेक्ट्रॉन दिखाएं, अगर Eg में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन हो तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन को मैं ऐसे भी दिखा सकती हूँ, या मैं इस इलेक्ट्रॉन को ऐसे भी तो दिखा सकती हूँ, क्योंकि हमें तो नहीं पता कि वो किस ऑर्बिटल में है। ठीक है, उन दोनों में से किसी एक में प्रेजेंट है, और क्योंकि दोनों इक्वल एनर्जी के हैं, दोनों ही ऑर्बिटल एनर्जी वाइज कह सकते हैं कि दोनों डीजेनरेट हैं, दोनों की इक्वल एनर्जी है, तो ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में भी रह सकता है या फिर वो इस ऑर्बिटल में भी रह सकता है। और अगर मैं T2G की बात करूँ, तो यहाँ पर मैं ये कहूँगी कि ये जो है हमारा एसिमेट्रिक अरेंजमेंट कहलाता है, और ऐसे ऑर्बिटल्स को हम कहेंगे कि ये इलेक्ट्रॉनिकली डीजेनरेट है, ये इलेक्ट्रॉनिकली डीजनरेट है। और अगर मैं T2G की बात करूं, तो T2G में अगर सपोज T2G में एक इलेक्ट्रॉन हो, उसमें भी अगर मैं एक दिखाऊं, तो मैंने ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखा दिया, तो इसको तो मैं यहाँ भी दिखा सकती हूँ, इसके पास ये भी तो हो सकता है कि ये बीच वाले में आ जाए ऑर्बिटल में। ठीक है, या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि ये बिल्कुल ही लास्ट वाले में पहुंच जाए। ठीक है, तो जो ये तीनों हैं, ये तीनों बिल्कुल इक्वल एनर्जी के होंगे। मतलब ये कि एक इलेक्ट्रॉन को जरूरी नहीं कि हम पहले में दिखाएं, हम दूसरे में भी दिखा सकते हैं, हम तीसरे में भी दिखा सकते हैं, यानी कि इस एक इलेक्ट्रॉन के पास अब ये 3 तरीके से अपने आप को अरेंज कर सकता है, इसके पास ऐसी मतलब पॉसिबिलिटी है करने की। ठीक है, या हम ये कहें कि T2G में अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स हो, तो T2G में 2 इलेक्ट्रॉन्स मैं ऐसे भी दिखा सकती हूँ। ठीक है, या ऐसे दिखा सकते हैं, या फिर मैं इसको ऐसे दिखा सकती हूँ कि पहले और आखिरी में पहुंच गया, इस तरह से भी दिखाया जा सकता है, तब भी ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो जब इलेक्ट्रॉन के पास एक से ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है अपने आप को अरेंज करने की, तो उस कंडीशन को हम बोल देते हैं कि वो इलेक्ट्रॉनिकली डीजेनरेट है। या और वो कंडीशन कब आती है? जब ये ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो एसिमेट्रिकली फिल्ड हो रहे हैं। अब देखिए, इसको एसिमेट्रिकली क्यों कह रहे हैं? कि एक ऑर्बिटल में तो खाली है और एक ऑर्बिटल में भरा हुआ इलेक्ट्रॉन है। ये एसिमेट्रिक कैसे कि 2 ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, एक ऑर्बिटल खाली है, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। ये सब एसिमेट्रिक अरेंजमेंट है। जैसे Eg1 की केस डिस्कस किया, ऐसे ही हम Eg3 का भी तो कर सकते हैं। Eg3 अगर होंगे तो मैं Eg3 को इस तरह से दिखा सकती हूँ, या फिर मैं इसको इस तरह भी तो दिखा सकती हूँ यहाँ पर, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। ठीक है, कैसे भी दिखाया जा सकता है। तो ये जो, और इसी तरह से यहाँ पर भी हम दे सकते हैं, अगर 4 इलेक्ट्रॉन मुझे T2G में दिखाने हैं, तो T2G में 4 इलेक्ट्रॉन मैं कैसे दिखा सकती हूँ? मैंने इसको सपोज मैं यहीं पर पेयरिंग कर दूँ। ठीक है, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि पेयरिंग यहाँ हो जाए,
या फिर ये बीच वाले में आप पेयरिंग दिखा सकते हैं, किसी भी तरह से दिखा सकते हैं इसको, ठीक है। तो मतलब ये सब एसिमेट्रिकल अरेंजमेंट जब भी कभी होगा तो हमेशा ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री डिस्टॉर्टेड होगी, बस कहने का मतलब ये हुआ। अगर सिमेट्रिकल अरेंजमेंट हुआ यानी T2G और EG में जो इलेक्ट्रॉन्स है, T2G में 3 या T2G में 6 हुआ, मतलब कुल कहने का मतलब T2G या EG अगर हाफ फिल्ड है और या फिर वो फुल फिल्ड हो, तब तो वो सिमेट्रिक अरेंजमेंट होगा, तब हमें हमेशा ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री मिलेगी। लेकिन अगर जैसे ये अरेंजमेंट कुछ भी अलग हुआ, एसिमेट्रिकली फिल्ड हो गए, तब ये अरेंजमेंट जो यानी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है वो डिस्टॉर्टेड हो जाती है। बस इसी को हम डिस्टॉर्शन बोल देते हैं या जेन टेलर इफेक्ट बोल देते हैं, जेन टेलर डिस्टॉर्शन। अब हमने यहाँ वर्ड यूज किया है कि ये टेट्रागोनल डिस्टॉर्शन से क्या मतलब है, ठीक। तो अभी हम इसको देख लेते हैं आगे। इतना तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि इलेक्ट्रॉनिकली नॉन डीजनरेट का क्या मतलब है और इलेक्ट्रॉनिकली डीजनरेट का क्या मतलब है। फिर आगे मैंने इसको पूरा डिस्कस भी कर रखा है, मतलब पूरा लिखा हुआ है कि हम कैसे इसको बता सकते हैं। तो हमने देखा कि डिस्टॉर्शन आ गया है हमारे पास, ठीक है। अब क्या लिखा हुआ है कि द कंडीशन विच कॉजेज सच टाइप ऑफ डिस्टॉर्शन, ऐसी कंडीशन जो ये डिस्टॉर्शन कॉज करती हैं, इनको डिस्क्राइब किया जेन टेलर थ्योरम ने। अब ये जेन टेलर थ्योरम क्या थी? तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि एनी नॉन लीनियर मॉलिक्यूल, कोई भी नॉन लीनियर मॉलिक्यूल, लीनियर मॉलिक्यूल क्या होता है? बिल्कुल एक लाइन में, यहीं पर सेंट्रल मेटल एटम होगा, इधर कहीं पर लिगेंड्स हो जाएंगे, तो एक लाइन जो हो गई वो लीनियर मॉलिक्यूल की हो गई। तो नॉन लीनियर मॉलिक्यूल होना चाहिए, पहली कंडीशन तो यही है जेंटल, मतलब जब डिस्टॉर्शन देखने को मिलेगा तो उसके लिए नॉन लीनियर मॉलिक्यूल होना चाहिए। इन एन इलेक्ट्रॉनिकली डीजेनरेट स्टेट, अब इलेक्ट्रॉनिकली डीजेनरेट स्टेट अभी मैंने आपको समझाया, यानी कि एसिमेट्रिकल अरेंजमेंट होगा EG या T2G ऑर्बिटल्स में। तो ये कहती है कि वो स्टेट जो होती है इज अनस्टेबल, वो अनस्टेबल होती है स्टेट, एंड द मॉलिक्यूल बिकम्स डिस्टॉर्टेड, तो इस स्टेट में मॉलिक्यूल डिस्टॉर्ट हो जाता है, यानी कि उसकी शेप बिगड़ जाती है। और किस तरह से बिगड़ती है? इन सच अ वे एज टू रिमूव डीजेनरेसी, बस उसे अपनी ये जो डीजेनरेसी है उस डीजेनरेसी को रिमूव करना है, यानी जो वो एसिमेट्रिक अरेंजमेंट है बस वो एसिमेट्रिक नहीं रहना अब, ठीक है। और वो ऐसा करके इन सच अ वे एज टू रिमूव डीजेनरेसी, एक तो अपनी डीजेनरेसी को रिमूव करता है डिस्टॉर्टेड होने में, दूसरा लोअर इट्स सिमेट्री, अपनी सिमेट्री को भी कम करता है। अपनी सिमेट्री को कम करने का मतलब अगर परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल है तो वो परफेक्ट सिमेट्रिक है, यानी उसमें नंबर ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स ज्यादा होंगे इन कंपैरिजन टू डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री। तो जो डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री होगी वो परफेक्ट सिमेट्रिक नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर अपनी सिमेट्री को भी वो लो करेगा और अपनी एनर्जी को भी लो करेगा, एंड लोअर द एनर्जी, एनर्जी को लो करने से क्या होगा? उसकी स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी। हमेशा एनर्जी, मैंने आपको हमेशा बताया भी है कि एनर्जी और स्टेबिलिटी एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी स्टेबिलिटी उतनी कम हो जाएगी, एनर्जी जितनी कम होगी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा हो जाएगी। तो अपनी एनर्जी को ये कम कर रहा है। तो ये इस थ्योरम पर बेस्ड था, इस जो कंडीशन जितनी भी आई जो ये डिस्टॉर्शन को कॉज करती हैं वो सब जेन टेलर थ्योरम ने बताई थी। तो कोई भी नॉन लीनियर मॉलिक्यूल जो होगा वो अपनी इस इलेक्ट्रॉनिकली डीजेनरेट स्टेट को में अनस्टेबल होता है और फिर वो अपनी शेप को डिस्टॉर्ट करता है और उस शेप को डिस्टॉर्ट करने में अपनी डीजेनरेसी को खत्म करता है। जो ये इलेक्ट्रॉनिकली डीजेनरेट स्टेट थी, यानी जो एसिमेट्रिकली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स थे, इनको रिमूव करेगा, अपनी सिमेट्री को लो करेगा और अपनी एनर्जी को लो करेगा, ठीक। और यहाँ पर फिर मैंने आगे ये टर्म भी बता रखी है कि इलेक्ट्रॉनिकली डीजेनरेट स्टेट क्या हो जाएगी? इज यूज्ड फॉर द कंडीशन व्हेन इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अरेंज्ड इन मोर देन वन ऑर्बिटल्स ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जी, जब वो उसके पास एक से ज्यादा ऑर्बिटल्स हो इक्विवेलेंट एनर्जी के और उनमें वो अपने आप को फिल कर सकता है। जैसे मैंने अभी अभी आपको EG वाला केस समझाया कि EG में मैं इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ भी फिल कर सकती हूँ और इस इलेक्ट्रॉन को मैं इस वाले ऑर्बिटल में भी फिल कर सकती हूँ। तो इस एक इलेक्ट्रॉन के पास ये इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल्स हैं दोनों के दोनों, तो इस एक इलेक्ट्रॉन के पास ज्यादा कंडीशंस हैं अपने आप को अरेंज करने की, वो अपने आप का जो अरेंजमेंट कर रहा है वो एक से ज्यादा तरीके से कर सकता है। और T2G ऑर्बिटल में भी इस तरह से मैंने आपको अभी समझाया, तो वो हो जाती है इलेक्ट्रॉनिकली डीजेनरेट स्टेट। और इलेक्ट्रॉनिकली नॉन डीजेनरेट स्टेट से क्या मतलब? वो मैंने आपको बता दिया कि इफ ओनली वन पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसके इलेक्ट्रॉन के पास और कोई अरेंजमेंट हो ही नहीं सकता, सिर्फ वही एक
पॉसिबल अरेंजमेंट होगा। जैसे अगर Eg में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो हम इसी तरीके से उसको दिखा सकते हैं। कभी भी हम ऐसे नहीं दिखाएंगे उसको कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो हम यहाँ कर दें, ये गलत है। तरीका यही है इसका भरने का, क्योंकि हून्स रूल के अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर रहे हैं इसमें। तो पहले वो सिंगली फिल्ड होंगे और उसके बाद पेयरिंग होगी। तो एक ही ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन हम नहीं दिखा सकते हैं, तो उसके पास सिर्फ एक ही पॉसिबल अरेंजमेंट होता है। तो उस स्टेट को हम बोल देते हैं इलेक्ट्रॉनिकली नॉन डीजनरेट स्टेट। ठीक, अब इसी बेसिस पर हम देखेंगे डिस्टॉर्शन जो है किस किस टाइप का होता है और कौन कौन से डिस्टॉर्शन आते हैं। तो सबसे पहले हम आज इसमें स्टडी करेंगे, और आज मैं सिर्फ यही डिस्कस करूंगी क्योंकि दोनों डिस्टॉर्शन, दो तरह के डिस्टॉर्शन होते हैं। देखिए बेटा, टेट्रागनल इलोंगेशन और दूसरा होता है टेट्रागनल कंप्रेशन। तो आज हम सिर्फ एक ही टाइप का करेंगे क्योंकि वीडियो में ना काफी लंबा हो जाता है। तो टेट्रागनल इलोंगेशन, अच्छा हाँ, मैं आपको बता रही थी कि टेट्रागनल वर्ड से यहाँ पर क्या मतलब है, कि टेट्रागनल डिस्टॉर्शन ही क्यों कह रहे हैं हम इसको, क्योंकि हम जो इसमें ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जो डिस्टॉर्शन देखने को मिलता है उसमें क्या होता है, जो जेड एक्सिस होती है, जेड एक्सिस पर लीगेंड्स या तो मेटल एटम के बिल्कुल पास में आ जाते हैं या वो मेटल एटम से बिल्कुल दूर चले जाते हैं। तो उसी वजह से टेट्रागनल इलोंगेशन या टेट्रागनल कंप्रेशन हमें देखने को मिलता है। और जेड एक्सिस से अगर हम मॉलिक्यूल को व्यू करें तो हमें एक टेट्रागनल ज्योमेट्री दिखाई देती है, इसीलिए हम वर्ड यहाँ पर यूज कर रहे हैं टेट्रागनल डिस्टॉर्शन। ठीक है, और टेट्रागनल डिस्टॉर्शन भी फर्दर दो टाइप में डिवाइड किया है, टेट्रागनल इलोंगेशन और दूसरा होता है टेट्रागनल कंप्रेशन। तो टेट्रागनल इलोंगेशन को हम जेड आउट डिस्टॉर्शन भी बोल देते हैं। तो अभी इसी को आज हम डिटेल में पढ़ेंगे आखिर ये है क्या चीज। तो अगर हम बात करें रेगुलर ऑक्टाहेड्रल फील्ड की, तो रेगुलर ऑक्टाहेड्रल फील्ड में क्या होता है, ईजी ऑर्बिटल्स, कौन से ईजी ऑर्बिटल्स होते हैं, जो एक्सियल ऑर्बिटल्स होते हैं dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर, ये दोनों ही डीजनरेट होते हैं। ये तो आपको पता ही है। जो ईजी हम ग्रुप बनाते थे, देखिए ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में हम अगर दिखा रहे थे स्प्लिटिंग, अगर हम दिखा रहे हैं तो ये हमारे वो 5 ऑर्बिटल्स थे जो ये अनस्प्लिटेड स्टेट में थे। ठीक, फिर ये जब लीगेंड इनको रिपेल करते हैं, लीगेंड से इनका इंटरेक्शन होता है तो ये दो ग्रुप्स में टूट जाते हैं। एक हमारा हो जाता है ईजी ग्रुप, ईजी ग्रुप की एनर्जी ज़्यादा हो जाती है क्योंकि एक्सियल ऑर्बिटल्स हैं और लीगेंड्स भी एक्सिस पर ही आ रहे हैं। ये सब तो हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर भी चुके हैं। और ये हमारा हो जाता है T2G ग्रुप। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये जो ईजी ग्रुप है ये डीजनरेट है। डीजनरेट का मतलब इन दोनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी जो है वो इक्वल है। ठीक, अब आगे क्या बोला है इसमें, however if the Eg orbitals are asymmetrically filled, अगर हमारे जो Eg orbitals हैं वो asymmetrically filled हो जाएं, इसका क्या मतलब हुआ, that is either dx square minus y square or dz square orbital contains one electron more than the other। तो asymmetrically filled होने का मतलब क्या है कि इसमें से किसी एक, कोई भी एक ऑर्बिटल में, देखिए ये दोनों ऑर्बिटल हैं कौन से, एक को हम लिख सकते हैं dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और दूसरे को हम लिख सकते हैं dz स्क्वायर। देखिए अब एक चीज और है, इन दोनों ऑर्बिटल में हम ये नहीं बता सकते कि कौन सा dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है और कौन सा dz स्क्वायर। भाई ये वाला dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भी हो सकता है और ये dz स्क्वायर भी हो सकता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये वाला जो है dz स्क्वायर हो और ये वाला जो है dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो। ठीक है, ये हमें नहीं पता होता, पर बस अभी जब हम आगे चलेंगे इसको तो हम सिर्फ मान के चलेंगे कि ईजी ऑर्बिटल में हमने किसी एक को नाम दे दिया ये कि ये भाई dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वो हम सिर्फ मान लेंगे। तो ये जो थ्योरी अभी जो बोल रही है ये कह रही है कि इन दोनों ही ऑर्बिटल में किसी एक में अगर एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाए दूसरे से, कैसे हो सकता है वो एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा, या तो इस तरह से कंडीशन होगी या फिर कंडीशन ऐसी हो सकती है कि हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं 1 फिर 2 और ये 3। तो दोनों ही केसेस में क्या हुआ, इस वाले ऑर्बिटल में तो ये dz स्क्वायर भी हो सकता है और ये dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भी हो सकता है। तो इस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है इस वाले ऑर्बिटल से, इस दूसरे इलेक्ट्रॉन से इसमें एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, और यहाँ भी अगर हम देखें इसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इस वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जो है हमने ज्यादा दिखा दिया। ठीक, तो अब इससे क्या होगा, जब कभी ऐसी कंडीशन होगी तो ये जो ईजी ऑर्बिटल्स होते हैं ये स्प्लिट हो जाते हैं, यानी कि ये टूट जाते हैं। तो ये जो ईजी ग्रुप हमने यहाँ दिखाए ये भी फर्दर जो है स्प्लिट हो जाएंगे और स्प्लिट होके इनमें से किसी एक की एनर्जी ज्यादा हो जाएगी और दूसरे की एनर्जी जो है वो कम हो जाएगी। अब वही हमें पढ़ना है कि किसकी एनर्जी कम और किसकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले कि अगर ऐसा हो जाए, इफ द dz स्क्वायर ऑर्बिटल कंटेन्स 1 इलेक्ट्रॉन मोर देन dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो अगर ऐसा हो जाए कि dz स्क्वायर में एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, तो सपोज हम इसको मानते हैं कि
ये हमारा सपोज ये dz स्क्वायर है, ये हमने मान लिया है, हमें पता नहीं है कि ये dz स्क्वायर, ये चीज ध्यान रखना बेटा। और ये वाला हमारा ऑर्बिटल dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो कंडीशन ये भी हो सकती है या फिर ये भी हो सकती है, कोई भी कंडीशन हो सकती है। दोनों ही कंडीशन में हमने बस पहले वाले को dz स्क्वायर माना है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है दूसरे वाले से, बस। ठीक, तो जब कभी ऐसा होगा कि dz स्क्वायर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से, तब क्या होगा? तब होगा कि dz स्क्वायर ऑर्बिटल ऑफर ग्रेटर शील्डिंग ऑफ द मेटल कैटायन न्यूक्लियस देन dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल। अब देखिए ग्रेटर शील्डिंग से क्या मतलब है। आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल तो पढ़ी होगी, हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ते आ रहे हैं 10th और 12th क्लास से। देखिए उसमें क्या होता है, ये हमने बना दिया एक न्यूक्लियस सपोज, ठीक है, न्यूक्लियस बनाया है। एक एटम अगर हम बना रहे हैं तो बीच में हम न्यूक्लियस बनाते हैं, और न्यूक्लियस पर प्रोटॉन होते हैं, इसलिए वो पॉजिटिवली चार्ज है, और बाहर की साइड उससे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव कर रहे हैं, ठीक है। ठीक, और सपोज कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कहीं है, ठीक, और बीच में यहाँ पर हम खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स दिखा दे रहे हैं, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें, ठीक। एक कंडीशन तो हो गई ये, और एक कंडीशन मैंने मान ली ये है, हमारे पास ये न्यूक्लियस है, ये पॉजिटिव, और इसके पास बस यहाँ पर सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन है सपोज, और ये एक इलेक्ट्रॉन है। अब इस न्यूक्लियस को अगर इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, ठीक है, तो ये इस पर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा, ठीक है, जिसे हम न्यूक्लियर चार्ज बोल देते हैं। तो इसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा, और ये न्यूक्लियस भी इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है। पर दोनों ही कंडीशन में अगर हम बात करें तो किस पर कौन सा इलेक्ट्रॉन इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ज्यादा एक्सपीरियंस करेगा? अब आप सोचिएगा थोड़ी देर और फिर बताइएगा कि क्या आंसर हो सकता है इसका। इतनी देर आप थोड़ा सा सोच लीजिए, फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या आंसर होगा, ठीक। तो दोनों ही कंडीशन में जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है ये ज्यादा इस रिपल्शन को फील, रिपल्शन कह रही हूँ सॉरी, इस अट्रैक्शन को फील करेगा। और जो ये फील करता है उसी जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करता है उसी को हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोल देते हैं। जेड इफेक्टिव से हम उसको दिखाते हैं। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है इस पर जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा, ठीक है। ये हम बोल सकते हैं कि इस पर हायर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लगेगा। अब और इस पर लगेगा कम, यानी ये मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि ये है लेस लगेगा और इस पर हाई लगेगा, ऐसे सोच लीजिए, ठीक। अब ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि इस न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं? शील्डिंग कर दे रहे हैं। शील्डिंग माने समझ लीजिए एक दीवार बन के खड़े हो गए हैं ये, ठीक है। इस न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो दीवार बन के खड़े हो गए हैं। इसी वजह से ये न्यूक्लियस जो इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है, जितना ये लगा रहा है उतना ये फील नहीं कर पा रहा, उतना एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहा, क्योंकि बीच में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। और यहाँ पर अगर ये कंडीशन देखें तो बीच में खाली 2 ही इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पर दिखाए हैं, तो इसलिए इस ऊपर वाले के कंपैरिजन में नीचे वाला इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ज्यादा फील करेगा, इसलिए जेड इफेक्टिव इसके लिए ज्यादा हो जाएगा और इसके लिए लेस हो जाएगा। तो ये कंडीशन, ये तो सिचुएशन हो गई जो हम पीरियोडिक प्रॉपर्टी में अब तक पढ़ते चले आ रहे थे। अब इसी को हम यहाँ पर भी देखेंगे कि कैसे इसको यहाँ शो किया गया है। तो अब ये जो बात हमने देखी कि dz स्क्वायर ऑर्बिटल यहाँ पर ग्रेटर शील्डिंग कर रहा है, यानी ज्यादा, यानी dz स्क्वायर ऑर्बिटल ग्रेटर शील्डिंग कर रहा है, मतलब dz स्क्वायर में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट है वो ग्रेटर शील्डिंग कर रही है, ठीक है। तो जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ज्यादा शील्डिंग करते हैं, और जो कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कम शील्डिंग करते हैं, ये अभी अभी हमने देखा भी, ठीक। तो अब अगर हम अपने कॉम्प्लेक्स की बात करें, जो हमारा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, देखिए पहले मैं उसको बना ले रही हूँ, ठीक। सपोज ये मेरी z एक्सिस है, ये मेरी y एक्सिस है, और ये मेरी x एक्सिस है, ठीक। अब z एक्सिस पर जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनको हम क्या बोल देते हैं? वो हमारे हो गए dz स्क्वायर ऑर्बिटल, ठीक है। तो dz स्क्वायर, अच्छा मैंने इंक कलर लिया ही नहीं इसमें मैं पहले इसमें इंक का कलर चेंज करके आपको बता देती हूँ। देखिए ये ले लिया मेरा dz स्क्वायर, हम ऐसे तो बनाते हैं, z एक्सिस पर प्रेजेंट है और यहाँ बीच में इस एक्स वाई एक्सिस पर इसकी छोटी सी रिंग्स बनी होती है, वो रिंग्स मैं नहीं बना रही हूँ, ठीक है। ये तो मैंने dz स्क्वायर बना दिया। अच्छा, अब अभी मैं इसमें dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भी बना के दिखा दे रही हूँ आपको। तो dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के लिए मैं ग्रीन कलर ले रही हूँ, ठीक। तो ये यहाँ पर मैंने बना दिया, वो x और y एक्सिस पर प्रेजेंट होगा, तो मैंने वो x और y एक्सिस पर बना दिया, ठीक है।
फिर हम इसमें लीगेंड्स भी दिखा सकते हैं, ये तो मैंने ऑर्बिटल्स बताए मेटल के, ठीक है। अभी तो यहाँ पर लीगेंड्स भी तो प्रेजेंट होंगे, तो लीगेंड्स को अगर मैं दिखाऊं, जेड एक्सिस पर हमारे लीगेंड्स होंगे, सपोज मैंने ये दिखा दिए, 2 लीगेंड्स हमारे जेड एक्सिस पर हैं, ठीक है। 2 ही लीगेंड्स हमारे वाई एक्सिस पर हैं। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में सारे लीगेंड्स एक्सिस पर प्रेजेंट होते हैं, 6 लीगेंड्स हैं और वो हर एक्सिस पर 2-2 लीगेंड्स प्रेजेंट है, तो एक्स एक्सिस पर भी मैंने 2 लीगेंड्स बना दिए, ठीक। अब क्या हो रहा है, अब ये कह रहा है कि डीजेड स्क्वायर में जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने का मतलब हो गया कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। तो हमने यहाँ पर जो ऑर्बिटल बनाया था, देखिए ये मैं यहीं से बना दे रही हूँ आपके लिए, यहाँ मैं कह रही थी कि ये एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, सपोज इसमें है ही नहीं, या हम ये कंडीशन भी दिखा सकते हैं ऐसी वाली, और इसको मैंने डी जेड स्क्वायर मान लिया था, और ये है हमारा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन जो है ज्यादा है डी जेड स्क्वायर में, या हम ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है डी जेड स्क्वायर में, ठीक, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के कंपेरिजन में। तो अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिखाना चाहूँ, तो सपोज मैंने ये ऐसे दिखा दी, लोब्स में तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, तो मैंने ये लोब्स में दिखा दी, ठीक। अब मेटल का जो न्यूक्लियस है वो तो यहाँ पर कहीं पर है, ठीक है। तो ये मेटल का न्यूक्लियस अब क्या करेगा, यहाँ पर क्योंकि, अच्छा ये एक्स जो जेड एक्सिस पर जो लीगेंड्स प्रेजेंट है, ये 2 लीगेंड्स प्रेजेंट है ना, नीचे और ऊपर, ठीक है। और ये जो मैंने दिखाई है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिखाई है, और यहाँ जो बीच में दिखाया है वो हमारा हो गया न्यूक्लियस, ठीक है। अब ये न्यूक्लियस इन लीगेंड्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज है और लीगेंड्स हमारे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज। मैंने आपको बताया था कॉम्प्लेक्सेस कैसे फॉर्म होते हैं, ये मेटल हो गया और यहाँ हमारे लीगेंड्स हो गए। मेटल पर पॉजिटिव चार्ज है, लीगेंड हमारा नेगेटिवली चार्ज कह लीजिए, या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो भी वहाँ पर नेगेटिव डेंसिटी तो है ही। तो ये क्या होता है, दोनों के बीच में, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव है तो दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, तो लीगेंड जो है इसके पास में आएंगे। तो जब ये लीगेंड इसके पास में आ जाते हैं तो फिर क्या होता है, इसके इलेक्ट्रॉन, लीगेंड के इलेक्ट्रॉन और मेटल के इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होता है, और उस रिपल्शन की वजह से ही डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग हो जाती है ईजी ग्रुप और T2G ग्रुप में, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, लीग, अब वो तो स्प्लिटिंग वगैरह तो सब हो चुकी है, ठीक है। अब यहाँ क्या बता रहे हैं हम कि ये मेटल और लीगेंड के बीच में अट्रैक्शन की जो हम बात कर रहे हैं, तो ये मेटल और लीगेंड के बीच में क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है शील्डिंग बहुत ज्यादा होगी। शील्डिंग एस मैंने शील्डिंग के लिए बना दिया, तो शील्डिंग बहुत ज्यादा है। तो जब शील्डिंग बहुत ज्यादा है तो जो ये न्यूक्लियस इस लीगेंड पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा होगा, ये लीगेंड उसको उतना तो फील नहीं कर पाएगा, तो इस पर जो जेड इफेक्टिव है वो हमारा थोड़ा सा कम हो जाएगा। समझ में आई बात, कि यहां पर क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है इन कंपैरिजन टू डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इनके कंपैरिजन में क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है इसलिए इनकी शील्डिंग बहुत ज्यादा है। और अगर शील्डिंग ज्यादा है तो न्यूक्लियस और लीगेंड्स के बीच में जो वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लग रहा था, जो ये लीगेंड्स उस इफेक्टिव मतलब जो जेड इफेक्टिव हो जाएगा उसकी वैल्यू हो जाएगी कम। तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई भी है कि डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल्स ऑफर ग्रेटर शील्डिंग ऑफ द मेटल कैटायन। तो ग्रेटर शील्डिंग क्यों, क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, ठीक। ये बात तो हो गई जेड इफेक्टिव डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल के केस में। अब हम बात करते हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब क्योंकि डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो कम है इसके कंपैरिजन में, डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल के कंपैरिजन में, तो क्या होगा, मेटल अब इस लीगेंड पर ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा इनके कंपैरिजन में। जो जेड एक्सिस पर लीगेंड प्रेजेंट थे उनके कंपैरिजन में जो एक्स वाई एक्सिस पर जो भी हमारे लीगेंड्स प्रेजेंट है उनको ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो उससे क्या हो जाएगा, ये लीगेंड्स इसके थोड़ा सा पास में आ जाएंगे, ठीक है, थोड़ा सा ये इसके पास में आ जाएंगे। और इसके पास में आने से क्या होगा कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, दोनों के मतलब मेटल और जो भी हमारे एक्स वाई एक्सिस पर लीगेंड्स प्रेजेंट हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो थोड़ा कम हो जाएगा क्योंकि वो उसके पास आ गए हैं। और यहाँ पर क्योंकि इनके बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो उतना तो वो न्यूक्लियर चार्ज जितना वो लगा रहा है उतना लीगेंड फील नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मेटल और जो जेड एक्सिस पर लीगेंड्स है उनके बीच का डिस्टेंस जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये यही बात इसमें बताई हुई है कि आगे, और ऐसा यहाँ पर इफेक्टिव जो न्यूक्लियर चार्ज है वो ज्यादा हो रहा है, तो यहाँ पर जो एक्स वाई एक्सिस है
उनके केस में क्या हो रहा है, जेड इफेक्टिव की वैल्यू ज्यादा हो रही है। तो ये 2-3 चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि एक तो डीजेड स्क्वायर की ग्रेटर शील्डिंग होगी, ठीक है, डीजेड स्क्वायर ऑर्बिटल की ग्रेटर शील्डिंग, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। तो उससे क्या होगा, द लीगेंड्स ऑन द एक्स वाई एक्सिस एक्सपीरियंस अ हायर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो वो मैंने बताया है कि जेड इफेक्टिव जो है इनके केस में ज्यादा होगा। क्यों क्यों क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी सी कम है इनके कंपैरिजन में। तो जब जेड इफेक्टिव ज्यादा हुआ और फिर क्या हो गया, वाइल दोज ऑन जेड एक्सिस एक्सपीरियंस आ लोअर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और जेड इफेक्टिव इनके केसेस में लोअर क्यों हो गया, क्योंकि बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी ज्यादा है। तो उससे क्या हो जाएगा, जब ये इसके पास में आ जाएंगे एक्स वाई वाले, तो उनके बीच का डिस्टेंस मेटल आयन और एक्स वाई एक्सिस पर प्रेजेंट लीगेंड का डिस्टेंस जो है थोड़ा सा कम हो जाएगा, और यहाँ पर मेटल आयन और जेड एक्सिस पर प्रेजेंट लीगेंड का डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो यही बात इसमें बताई हुई है कि देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन मेटल कैटायन एंड लिगेंड ऑन जेड एक्सिस बिकम्स लार्जर एंड द डिस्टेंस बिटवीन मेटल कैटायन एंड लिगेंड ऑन एक्स वाई एक्सिस बिकम शॉर्टर। तो हमारी ज्योमेट्री थोड़ी सी डिस्टॉर्ट हो जाएगी। पहले जो हम ये परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल बना रहे थे, मतलब परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल मैंने आपको अभी बताया था क्या था वो, कि मेटल से जितने भी लीगेंड्स हैं उन सब का डिस्टेंस जो है वो बिल्कुल सेम है। यहाँ पर जो भी हमने ये परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल है कि सबका जितने भी लीगेंड्स हैं उनका डिस्टेंस सेम है। लेकिन अब डीजेड स्क्वायर में जैसे ही इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुआ, यानी ये जो एसिमेट्रिकली फिल्ड हुए, और एसिमेट्रिकली फिल्ड मतलब इलेक्ट्रॉनिकली डीजनरेट हो गए, ये कंडीशन हमारी क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिकली डीजनरेट कंडीशन, यानी एसिमेट्रिकली फिल्ड हुए। उस कंडीशन में क्या हुआ कि डीजेड स्क्वायर और यानी कि मेटल और जेड एक्सिस पर जो लीगेंड है उनके बीच का डिस्टेंस जो है वो बढ़ गया। तो अगर उनका डिस्टेंस बढ़ गया तो हम अब इसको कैसे दिखा सकते हैं, ये हमारा मेटल आयन है और लीगेंड को, जेड एक्सिस वाले लीगेंड्स को हमने कुछ इस तरीके से दिखा दिया कि ये बहुत दूर चले गए हैं, दूर चले गए हैं, और जो ये एक्स वाई एक्सिस वाले लीगेंड्स हैं वो थोड़ा सा पास में आ गए हैं। तो जब वो थोड़ा सा पास में आएंगे तो ज्योमेट्री देखिए, ये जो बॉन्ड है ये कितना लंबा हो गया। तो इसी को, जिसे लंबा जो बॉन्ड हो गया, इसी की वजह से हम इसको बोल रहे हैं कि टेट्रागोनल इलोंगेशन। इलोंगेशन माने बढ़ जाना। और जेड आउट डिस्टॉर्शन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जेड एक्सिस है और लीगेंड जो है आउट हो रहे हैं, यानी बाहर की तरफ जा रहे हैं। तो इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं कि ये जो है जेड आउट। तो जेड आउट से आप ध्यान रखें क्योंकि दोनों लीगेंड जो है वो दूर दूर जा रहे हैं, मेटल आयन से दूर जा रहे हैं, आउट माने बाहर की साइड जा रहे हैं। और बाहर की साइड जाने से ये वाली जो मेटल लीगेंड बॉन्ड एक्सिस है वो बढ़ जाएगी, और बढ़ जाएगी इसीलिए हम इसको टेट्रागोनल इलोंगेशन बोल दे रहे हैं। और वो क्यों हो रहा है, किस वजह से, क्योंकि डीजेड स्क्वायर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है और उसका जेड इफेक्टिव जो है वहां पर वो कम हो पा रहा है, कम हो रहा है, इसीलिए डिस्टेंस जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है। और एक्स वाई एक्सिस वाले में क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है इसलिए जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है और डिस्टेंस जो है वो कम हो रहा है। तो बस इसी कंडीशन को हम टेट्रागोनल इलोंगेशन या जेड आउट डिस्टॉर्शन बोल देते हैं। तो जब ये कंडीशन आ जाएगी तो फिर क्या होगा, फिर देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो अब क्या हुआ कि हमारा डिस्टेंस जो बढ़ गया था, तो डीजेड स्क्वायर ऑर्बिटल विल एक्सपीरियंस अ डिक्रीज इन रिपल्शन फ्रॉम द लीगेंड। क्यों, क्योंकि डीजेड स्क्वायर का जो अभी अभी हमने देखो ज्योमेट्री बना के दिखाई ना, यहाँ पर ये हमारा ये लीगेंड और ये हमारा यहाँ पर लीगेंड। तो क्योंकि मेटल न्यूक्लियस और लीगेंड के बीच का डिस्टेंस बढ़ गया है, तो अब क्या होगा, जो इसके इलेक्ट्रॉन होंगे और जो इसके इलेक्ट्रॉन होंगे उनके बीच में रिपल्शन जो है कम हो जाएगा। डिस्टेंस जितना ज्यादा होता है रिपल्शन तो उतना ही कम होगा, डिस्टेंस जितना कम होगा रिपल्शन उतना ज्यादा होगा। तो जब ये रिपल्शन कम हो जाएगा तो इसकी एनर्जी भी तो कम हो जाएगी। जितना कम रिपल्शन होता है एनर्जी उतनी कम होती है, जितनी एनर्जी कम होती है स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये स्टेबिलिटी इसकी बढ़ जाएगी, यानी डीजेड स्क्वायर वाले ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं हम, जो जेड एक्सिस पर मतलब डीजेड स्क्वायर ऑर्बिटल तो ऑब्वियसली जेड एक्सिस पर ही दिखाएंगे हम। तो ये जो है हम यहाँ कह रहे हैं डीजेड स्क्वायर ऑर्बिटल विल डिक्रीज एंड गेट्स स्टेबलाइज। तो ये बात यहाँ पर मैंने समझाई आपको। फिर क्या है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल विल एक्सपीरियंस एन इंक्रीज इन रिपल्शन फ्रॉम द लीगेंड। अब क्या है, यहाँ पर क्योंकि ये वाला डिस्टेंस तो बढ़ गया था, और जो ये वाले जो एक्स एक्सिस पर बनाए थे मैंने, एक्स और वाई एक्सिस पर जो लीगेंड्स बनाए थे वो थोड़ा सा पास में आ गए हैं। लीगेंड के थोड़ा सा पास में क्यों आ गए हैं, क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी
dz स्क्वायर के कंपैरिजन में थोड़ी सी कम है, ठीक है, तो वो थोड़ा पास में आ गए हैं। तो जब वो थोड़ा सा पास में आ जाएंगे तो उनके बीच में रिपल्शन जो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस कम हो गया तो रिपल्शन बढ़ गया, रिपल्शन बढ़ गया तो एनर्जी जो है वो कम हो गई, और एनर्जी कम हो गई तो उनकी जो स्टेबिलिटी थी वो बढ़ गई, ठीक है। तो ये यहाँ पर, सॉरी मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या, डिस्टेंस यहाँ पर कम, विल एक्सपीरियंस एन इंक्रीज इन रिपल्शन फ्रॉम लिगेंड्स, हाँ, रिजल्टिंग इन द इंक्रीज इन एनर्जी एंड हेंस dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर विल बी डीस्टेबलाइज। तो एनर्जी, हाँ सॉरी यहाँ पर मैंने उल्टा निशान बनाया ना, इसका कभी गड़बड़ हुई। देखिए रिपल्शन जितना कम एनर्जी उतनी कम, एनर्जी जितनी कम स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। तो रिपल्शन जितना ज्यादा एनर्जी भी उतनी ज्यादा, और एनर्जी जितनी ज्यादा उतनी स्टेबिलिटी कम। ये मैंने उल्टा बना दिया था, बस आप इतना ध्यान रखिएगा, जितना ज्यादा रिपल्शन होता है उतना ज्यादा एनर्जी हो जाती है, जितना कम रिपल्शन होता है उतनी कम एनर्जी हो जाती है। तो यहाँ पर जो हम वो इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल्स दिखा रहे थे, ठीक है, एक को हमने dz स्क्वायर मान लिया था और एक को हमने dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मान लिया था। तो अब वो दोनों यहाँ पर तो डीजनरेट दिखाए थे, लेकिन अब क्योंकि उनके रिपल्शन में वेरिएशन आ गया है, एक को रिपल्शन ज्यादा फील हो रहा है और एक को रिपल्शन कम फील हो रहा है, तो इसलिए रिपल्शन क्योंकि इक्वल फील नहीं हो पा रहा है, इसलिए ये दो फिर से ये दोनों के दोनों टूट जाएंगे। तो जिसको भी रिपल्शन कम फील हो रहा है उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। तो यहाँ पर dz स्क्वायर को रिपल्शन कम फील हो रहा था तो नीचे आ जाएगा dz स्क्वायर और ऊपर चला जाएगा dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इस तरह से ये स्प्लिटिंग, तो स्प्लिटिंग क्यों हो रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है dx स्क्वायर माइनस वाई, सब सारा खेल जो है उस इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने की वजह से है। या हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिकली जो है ये हमारी कंडीशन डीजनरेट है, या ये एसिमेट्रिकली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो उनकी वजह से ही सब कुछ हमारा एग्जिस्टेंस में आ रहा है। तो हमारे पास ये जो ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग ईजी ग्रुप की कुछ इस तरह से होगी, और ठीक यही चीज हमें T2G ग्रुप में भी देखने को मिलेगी। T2G ग्रुप में भी यही तो होगा कि इसी तरह से डी वाई जेड एनर्जी जो होगी डी वाई जेड और डी जेड एक्स, यानी कि जिनमें भी जेड कंपोनेंट हो, हमारे पास तीन ऑर्बिटल थे D2G में, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। तो जिनमें भी जेड कंपोनेंट होगा, क्योंकि यहाँ पर जेड वालों की तो एनर्जी कम हुई है, तो वहां भी यही होगा, जो वो ऑर्बिटल्स हैं वहां पे जिनमें भी जेड ऑर्बिटल होगा उनकी एनर्जी डिक्रीज करेगी, और डी एक्स वाई क्योंकि उसमें एक्स वाई कॉम्पोनेंट है और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यहाँ पर इंक्रीज कर रहा था, बिल्कुल वही सब कंडीशन हम यहाँ पर भी लगाएंगे जो हमने जिसके लिए हमने ये एक्सप्लेनेशन दी है। तो डी एक्स वाई की एनर्जी जो है वो इंक्रीज कर जाएगी, और इस तरह से क्या होगा, जो डीजनरेसी इन बोथ ईजी और T2G ऑर्बिटल में थी वो रिमूव्ड हो जाती है। तो ये कौन सी डीजनरेसी की बात कर रहा है, कि हमने जो दिखाए थे इक्वल एनर्जी के, हम T2G को भी तो ऐसे ही दिखा रहे थे कि ये इक्वल एनर्जी से, तो ये भी टूट जाएंगे, और जब ये टूटेंगे तो नीचे तो आ जाएंगे हमारे डी वाई जेड और डी जेड एक्स, और ऊपर चला जाएगा डी एक्स वाई। तो ये इस तरह से हम इसमें स्प्लिटिंग को दिखा सकते हैं, और इसको अगर हम डायग्राम की हेल्प से दिखाना चाहें तो हम कुछ इस तरह से दिखाएंगे। देखिए यहाँ पर हमारा जो स्टार्टिंग हमने की है, शुरुआत तो हमारी कैसे होगी, जैसे हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में करते थे, तो सब तो मैंने आपको समझा ही रखा है कि ये सब इक्वल एनर्जी के हैं, फिर सभी की एनर्जी एक साथ बढ़ती है क्योंकि सबके सब स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड में आते हैं, सबके सब इक्वल रिपल्शन लगा रहे हैं। लेकिन फिर फाइनली क्या होगा, जो एक्सियल, क्योंकि एक्सिस पर लीगेंड्स हैं, तो जो एक्सियल ऑर्बिटल्स थे उनकी एनर्जी ज्यादा होगी और जो प्लानर ऑर्बिटल्स थे उनकी एनर्जी कम होगी। तो ये तो हमारा ऑक्टाहेड्रल का केस था, और हम इसी ऑक्टाहेड्रल में क्योंकि डिस्टॉर्शन पढ़ रहे हैं, और वो डिस्टॉर्शन किस वजह से हो रहा है, तो जब हमने टेट्रागोनल इलोंगेशन हुआ उसका मतलब है कि dz स्क्वायर में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से। तो जब इसमें dz स्क्वायर में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो फिर क्या होगा, इसकी शील्डिंग भी यहाँ पर ज्यादा हो जाएगी, और शील्डिंग ज्यादा हो जाएगी तो इसलिए जो है उतना ये जो लीगेंड्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, और मेटल लीगेंड जो जेड एक्सिस पर बॉन्ड एक्सिस बनेगी वो ज़्यादा लंबी बनेगी और बहुत डिस्टेंस हो जाएगा। तो dz स्क्वायर ऑर्बिटल जो है दूर चले जाए, मतलब जो लीगेंड्स हैं सॉरी जेड एक्सिस पर वो दूर चले जाएंगे, और जितना दूर चले जाएंगे उनमें रिपल्शन उतना कम होगा, रिपल्शन जितना कम होगा एनर्जी उतनी कम हो जाएगी। तो इसलिए dz स्क्वायर की एनर्जी यहाँ पर कम हो गई और dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की ज़्यादा हो गई। और यही बात इसमें भी होगी, इसमें जितने में भी जेड कॉम्पोनेंट है वो तो सब नीचे आ जाएंगे, उनकी एनर्जी कम हो जाएगी, और डी एक्स वाई वालों की एनर्जी जो है बढ़ जाएगी।
तो क्योंकि लीगेंड्स जो है यहाँ पर मतलब T2G में थोड़ा सा हमें कम देखने को मिलता है डिस्टॉर्शन, वो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए तो बस इतना ही था कि टेट्रागोनल इलॉन्गेशन हमें कब और किस कंडीशन में देखने को मिलेगा। तो आपको सब जैसे ही टेट्रागोनल इलॉन्गेशन आए दिमाग में, या सबसे पहले देखिए ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज तो आपको यही नोट करनी है कि जो हमारे ईजी ऑर्बिटल हैं अगर वो सिमेट्रिकली फिल्ड हुए, सिमेट्रिकली आप समझ में आ गया आपको, सिमेट्रिकली फिल्ड इस ऐसे होना होता है, ये हमारे सिमेट्रिकली फिल्ड है, T2G ऑर्बिटल भी और ईजी ऑर्बिटल भी, ये दोनों सिमेट्रिकली फिल्ड है। तो अगर ये सिमेट्रिकली फिल्ड है तब तो हमें कोई डिस्टॉर्शन देखने को मिलेगा ही नहीं, ठीक है। डिस्टॉर्शन कब होगा, जब ये अनसिमेट्रिकली फिल्ड होंगे, और अनसिमेट्रिकली कैसे हो सकते हैं, या तो इसमें हम एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा कर दें या इसमें एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा कर दें, या अनसिमेट्रिकली ये एक कंडीशन हो सकती है या फिर ये एक कंडीशन होती है। तो जैसे ही अनसिमेट्रिकली फिल्ड होंगे इसका मतलब वहां पर डिस्टॉर्शन होगा। और डिस्टॉर्शन टेट्रागोनल इलॉन्गेशन हमें कब देखने को मिलेगा, जब dz स्क्वायर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमें ज्यादा देखने को मिलेगी, तो उससे हमें टेट्रागोनल इलॉन्गेशन देखने को मिलेगा। तो इलॉन्गेशन जैसे ही आता है दिमाग में, आपके दिमाग में आना चाहिए कि मेटल से इलॉन्गेशन, बस z एक्सिस के बारे में ध्यान रखना है, इलॉन्गेशन माने लंबा समझ लीजिए बस, और z एक्सिस को ही ध्यान में रखना है। तो z एक्सिस जो है वो लंबी हो जाएगी, बस आप z एक्सिस को ही लंबा समझ लीजिए। इसका मतलब डिस्टेंस, मेटल से लीगेंड का डिस्टेंस बढ़ जाएगा, और जब इनका डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो जो ये वाले ऑर्बिटल हैं एक्स वाई वाले, ये थोड़ा सा पास में आ जाएंगे, और जब ये पास में आ जाएंगे तो इनमें फिर डिस्टेंस यहाँ पर कम हो गया, जितना पास में आएंगे उतना इनके बीच में रिपल्शन ज्यादा होगा, जितना ज्यादा रिपल्शन होगा उतनी उनकी एनर्जी ज्यादा होगी। तो इसको हम Z आउट क्यों बोल दे रहे हैं, क्योंकि Z एक्सिस वाले लीगेंड मेटल से आउट हो रहे हैं, समझ लीजिए दूर जा रहे हैं, आउट का मतलब बाहर जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं उससे, तो इसको हम Z आउट या टेट्रागोनल इलॉन्गेशन बोल देते हैं। तो आज तो मैं सिर्फ यही डिस्कस कर रही हूँ कि टेट्रागोनल इलॉन्गेशन कब होगा। अब हम दूसरी कंडीशन इसमें कल फिर से डिस्कस करेंगे जिसमें टेट्रागोनल कंप्रेशन देखने को मिलेगा, और जब हमारे पास कंडीशन कुछ इस तरह से होगी कि dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा dz स्क्वायर से, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।